वेलकम टू अर्थ पीसीएस। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सभी आने वाले पीसीएस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से 25 एमसीक्यूज की इस सीरीज को शुरू किया है और आज का हमारा ये दूसरा दिन है, डे सेकंड। तो इस एमसीक्यू सीरीज में हम 5 कोर एरियाज जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, इन 5 कोर एरिया से 5-5 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कोर एरियाज सब में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की क्वेश्चन देखेंगे, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर ज्योग्राफी और लास्ट में साइंस। तो चलिए देख लेते हैं पहला हिस्ट्री का सेक्शन। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी हमने शुरुआत की है तो शुरू के कुछ लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट बट इजी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन इजी होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, यानी क्वेश्चन का जो लेवल है वो टफ होता जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सीधा सा जवाब है, आप सभी जानते होंगे कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना, मौर्यन एम्पायर की को एस्टैब्लिश किया था। किसकी हेल्प से, किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, अब ईस्वी याद रख लीजिए, 321 ईस्वी। अब अगला सवाल देखते हैं, दूसरा, ये मध्यकालीन भारत से, मिडाइवल इंडिया से। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक, पहला कह रहा है, अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने मनसबदारी प्रथा को या मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था, सही है। जहांगीर इंट्रोड्यूस्ड दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही तो नहीं, इसकी भी शुरुआत अकबर ने ही की थी। ठीक है, और इसका पर्पस था कि रिलीजियस हार्मोनी को बढ़ावा देना, धार्मिक जो सहिष्णुता है उसको बढ़ावा देना। तो केवल एक, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो गो फॉर ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है। अगली, लोथल वाज अ मेजर पोर्ट सिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको पता होगा लोथल क्या था, तो ये पोर्ट था, बंदरगाह। ठीक है, तो ये भी सही है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लोथल इज लोकेटेड? ठीक है, आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, गो फॉर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 1857 रिवॉल्ट। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ये सवाल है। क्या कह रहा है? इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, बिल्कुल सही बात। कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट इन बिहार। हमने पिछले सीरीज में एक क्वेश्चन देखा था कुंवर सिंह से रिलेटेड, तो उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को बिहार से लीड किया था। बिहार के कहां से? आरा जिला के जगदीशपुर से। ठीक है, ये भी सही है, तो गो फॉर ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला फिर से, ठीक है, हिस्ट्री का सवाल, हिस्ट्री का आखिरी सवाल। तो सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड इन द नेशनल एम्ब्लेम इज टेकन फ्रॉम। तो राष्ट्रीय चिन्ह पर जो सत्यमेव जयते लिखा है वो किस शास्त्र से, ठीक, या किस पुस्तक से आपका है लिया गया है? पहला है ऋग्वेद, नहीं। दूसरा है मुंडक उपनिषद, यस। तो आप सभी जानते होंगे कि सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब एक सवाल, वर्तमान में ज्ञात उपनिषदों की संख्या कितनी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। भागवत गीता नहीं, रामायण नहीं, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। आज तक के लगभग 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 सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है। अब पहला क्वेश्चन पॉलिटी से, छठा क्वेश्चन, लेकिन पहला क्वेश्चन पॉलिटी से, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बताइए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन?
तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमा देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 72, 161, 143, 352। देखिए, एक को छोड़कर, तीनों राष्ट्रपति से ही सर, एक को छोड़कर इसे, ठीक है, इसे छोड़कर राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन इसका सही जवाब है 72, 72, ठीक है। यानी आर्टिकल 72 टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। 161 क्या है? ये पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल द्वारा जो क्षमा देने की शक्ति है उसका वर्णन है किसमें? अनुच्छेद 161। 143 ये न्यूज में था पिछले साल, आपको पता होगा, ठीक है। 352 इमरजेंसी से रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल जिसे कहते हैं, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 72। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है? न्यायोचित। अब जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? तो जस्टिसिएबल का सिंपल मतलब होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा न्यायालय का यानी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब यही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। अब राज्य के जो नीति निर्देशक के सिद्धांत है वो गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। तो फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसिएबल हैं, यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 के अंतर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये जस्टिसिएबल इन नेचर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक के सिद्धांत है वो किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसके यानी इसका हनन होने पर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। इसके अलावा एक बात और आपको याद रखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो उसके लिए भी दरवाजा यानी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता, उसे कोर्ट में खड़ा नहीं किया जा सकता। तो ये बात आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फैक्ट नहीं कंसेप्ट है कि फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है। जस्टिसिएबल का मतलब मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। आप इसके लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, सिंपल। सो गो फॉर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पिछले एपिसोड में हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखा था, किससे रिलेटेड था? पंचायत से। अब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, किससे रिलेटेड है? तो 73rd जब पंचायती राज से रिलेटेड है तो ये तो होगा नहीं, 74th, और उसमें भी मैंने आपको बताया था इट इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। और इसे कब जोड़ा गया? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल फिर से आपको याद रखना है कि सोर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, मुख्य प्रावधान, उनका स्रोत क्या है, किन किन देशों से लिया गया है, वो कंप्लीट लिस्ट है। स्पेशली आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, तो कंप्लीट लिस्ट दी हुई है, वो आपके जबान पे याद होनी चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए। इसे मैं दोहरा देता हूँ, सारे पार्ट्स, सारे शेड्यूल्स, सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है। तो आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम, तो अगर आपने 7th शेड्यूल पढ़ा है तो 7th शेड्यूल में क्या है? 3 लिस्ट है, कौन कौन से? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो अब कॉन्करेंट लिस्ट ये किस कंट्री से, ठीक है, किस देश से लिया गया है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है इट इज
ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, समवर्ती सूची। ठीक है, शॉर्ट में मैं बता देता हूं। यूनियन लिस्ट में क्या है? तो वो सब्जेक्ट जिन पे केवल यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार, संघ सरकार कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट, ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। और कॉन्करेंट लिस्ट, ये दोनों के लिए कॉमन है, कोई भी बना सकता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन अब जब दोनों ने कोई कानून बना दिया, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट दिया है और उस पर दोनों ने कानून बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या यूनियन गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा उसे प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप याद रखिएगा। एक बात और, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने और भी 2 प्रोविजंस लिए हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो क्या है? जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के जो दोनों सदन हैं उनकी जो जॉइंट सिटिंग होगी, उसका प्रोविजन भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। ठीक है, आगे फिर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग, राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन द मैटर्स ऑफ मनी बिल। देखिए, मोर और लेस कुछ मामलों को छोड़कर राज्यसभा और लोकसभा के में लगभग दोनों की शक्तियां समान है, कुछ चीजों को छोड़कर। तो उनमें से एक है मनी बिल। मनी बिल के केस में लोकसभा हैज मोर पावर्स। कैसे? तो आपको पता होगा मनी बिल का प्रोविजन कहां है? अंडर आर्टिकल 110। ठीक है, अब आर्टिकल 110, तो फिर आपको यह बात पता होनी चाहिए कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। ठीक है, मनी बिल को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में कभी नहीं। तो ऐसे ही उस हिसाब से तो राज्यसभा की शक्ति लोकसभा की तुलना में कम हो गई। ठीक है, तो सीधे सीधे ये स्टेटमेंट, ये कथन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 14 डेज। यस, अब जब मनी बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद मनी बिल लोकसभा में पास होने के बाद, ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं आपको कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसको कौन सर्टिफाई करेंगे? लोकसभा स्पीकर। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, मींस द लोकसभा स्पीकर certifies whether a bill is money bill or not, and it cannot be challenged in the court of law. ठीक है, अब ये हो गया। तो राज्यसभा क्या कर सकता है? लोकसभा में पास होने के बाद मनी बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है। अब राज्यसभा के पास क्या है? वॉलंटरी, यानी क्या है? सिर्फ सजेस्टिव पावर्स है। सजेस्टिव पावर्स यानी राज्यसभा सुझाव दे सकती है कि मनी बिल में ये बदलाव किए जा सकते हैं। मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है, लोकसभा उसे मान भी सकती है, नहीं भी। और मैक्सिमम राज्यसभा मनी बिल को अपने, यानी इन द राज्यसभा मनी बिल कैन बी डिलेड मैक्सिमम फॉर 14 डेज। केवल 14 दिनों तक ही डिले किया सकता है। अगर 14 दिनों के बाद मनी बिल को राज्यसभा से नहीं या पास नहीं होता या राज्यसभा द्वारा फिर से लोकसभा में नहीं भेजा जाता पास होने के बाद, तो उसे मान लिया जाता है कि इट हैज बीन पास्ड बाय द राज्यसभा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो गो फॉर ऑप्शन बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब इकोनॉमी से क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन का है, काफी इंपॉर्टेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, और ये फैक्ट नहीं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर्स। तो मुद्रास्फीति से लाभदायक किसे लाभ होता है? ऋणी को। ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं डिटेल में समझा देता हूं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का लोन लिया। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का आपको मतलब पता होगा, सिंपल सा, मुद्रास्फीति यानी किसी मूल्यों में वृद्धि। ठीक है, तो आपने 100 रुपए का लोन लिया था, अब आपको 1 साल बाद, कहने का मतलब है कि 105 रुपए 5% इंटरेस्ट के साथ लौटाने थे। अब 5% इंटरेस्ट के साथ 1 साल बाद आपको कितने लौटाने थे? 105 रुपए। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो गया कि इस साल तक इस 100 रुपए का जो मूल्य था वो बढ़कर अब 105 हो चुका है।
ठीक है, महंगाई बढ़ती है, आप देख चुके हैं, डॉलर 95 रुपये पहुंच चुका है, 95 रुपये क्रॉस कर चुका है, 95 रुपीज, 95 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता है। तो आपने 100 रुपए लिए थे एक साल पहले, मान लेते हैं 2025 में, और 2026 में 105 रुपए आपको 5% इंटरेस्ट के साथ लौटाना था। अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से अब इसी 100 रुपए, यानी जो वस्तुएं 100 रुपए की थी, अब वो 105 की हो चुकी है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो करेंसी क्या होती है, उसका वैल्यू डाउन होता है, मुद्रा का मूल्य नीचे जाता है। इस वजह से तो आपने क्या किया, जो लोन लिया था अब आप उसे सस्ते दर पे चुका रहे हैं, क्योंकि अभी जो आप 105 रुपए चुकाएंगे उसका मूल्य कितने के बराबर है, 100 के बराबर। तो इससे तो आपको फायदा हुआ। अब तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। सेकंड स्टेटमेंट, डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का अपोजिट होता है डिफ्लेशन। ठीक है, यानी अपस्फीति। तो अपस्फीति यानी इसके ठीक विपरीत, यानी कहने का मतलब है कि डिफ्लेशन में क्या होगा कि आपने 100 रुपए का लोन लिया था, ठीक है, अब फिर से 5% इंटरेस्ट के साथ लौटाना था। अब 5% इंटरेस्ट के साथ जब लौटाना था तो आप कितना लौटाते हैं, 105। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब मुद्रा का मूल्य गिर चुका है, ठीक है, डिफ्लेशन, चीजें सस्ती हो चुकी हैं, तो उस हिसाब से आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा मूल्य चुकाना पड़ रहा है। और इससे देनदार जो क्रेडिटर्स होते हैं, जिसने आपको लोन दिया था, उसको फायदा होता है। यानी मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया था तो बैंक को फायदा होगा। अगर डिफ्लेशन हुआ तो, अगर इन्फ्लेशन हुआ तो जो डेटर्स हैं, कर्जदार, उनको फायदा होता है। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी। फिर से मैं बिल्कुल एक स्टेटमेंट में समझा देता हूं। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर, ठीक है, करेक्ट, और डिफ्लेशन बेनिफिट्स क्रेडिटर। ये भी आपको बात समझ ली, ठीक है। तो गो फॉर स्टेटमेंट सी, दोनों करेक्ट है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच। जब करदाता स्वयं कर का भुगतान करते हैं, व्हेन एन एसएससी पेज द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। मान लीजिए आपने इनकम टैक्स पे किया तो आपने डायरेक्टली आपके खाते से कट जाता है, तो वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स। उसमें कोई मीडिएटर नहीं, कोई मिड चैनल नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स तो आप ही पे करते हैं लेकिन आप डायरेक्टली सरकार को पे नहीं करते। आपने पेन खरीदा 10 रुपए का, उस पर मान लेते हैं टैक्स लगा 50 पैसे, 5% मान लेते हैं, तो वो 50 पैसे आप गवर्नमेंट को तो देने जाएंगे नहीं, इनकम टैक्स के ऑफिस या वेबसाइट पर तो अपलोड करेंगे नहीं। तो इस ऐसे टैक्स को प्रोड्यूसर के थ्रू या सेलर के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचते, तो ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। बाकी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स, ठीक है। आयकर, निगम कर और संपत्ति कर, ये तीनों क्या है, प्रत्यक्ष कर है। बाकी जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा इनडायरेक्ट टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल नहीं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे एग्जाम का लेवल ठीक है, तो हर एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको फैक्ट्स के साथ साथ कंसेप्ट पे भी ज्यादा ध्यान देना है। और जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो अगर एग्जाम का लेवल बढ़ता है तो आप उसमें घबराएंगे नहीं, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ये आपको मिन्स में भी काम देगा, क्योंकि मिन्स में तो आपको लिखना है, और लिखने के लिए तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ फैक्ट नहीं, कंसेप्ट। फैक्ट यूज होते हैं बट मोर देन फैक्ट, कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। तो ये पहला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। तो सिंपल सी बात है, ये मान लेते हैं भारत है, तो भारत के सीमा के अंतर्गत जितने भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो उनका जो मूल्य होगा वो क्या कहलाता है, जीडीपी, ठीक है। चाहे कुछ भी बन रहा हो, बिक रहा हो, कुछ भी, तो वो जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है,
तो जीएनपी में क्या होता है कि हम जो बाहरी मान लेते हैं कि बहुत सारे इंडियंस हैं, तो इंडियंस हैं तो वेस्टर्न एशिया में, सऊदी अरबिया में, यूएई, ओमान, कतर, अमेरिका में, लंदन में और दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और वो भारत भी भेज रहे हैं, तो वो आखिर हैं तो इंडियन, तो उनके आय को भी तो भारत में जोड़ना होगा, क्योंकि वो भेज तो रहे हैं अपने घर वालों को पैसा, तो भेज रहे हैं, तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए जीएनपी का कंसेप्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, यानी विदेशों से आय, ठीक है, जो भारतीय विदेशों में रहकर कमा रहे हैं और भारत भेज रहे हैं पैसे, तो उनकी आय को भी जोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल, इंक्लूड्स इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए दोनों सही है, गो फॉर ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीएसटी के बारे में क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी बताया, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मैंने अभी आपको बताया, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जीएसटी हैज रिप्लेस्ड ऑल डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या यह सच है? नहीं। देखिए, ये ट्रिक है आपको फंसाने के लिए, आपसे गलतियां करवाने के लिए, ये एग्जामिनर की ट्रिक चाल होती है कि आपने हड़बड़ाहट में क्या पढ़ा, जीएसटी हैज, आपको पता है जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, लेकिन सारे टैक्सेस को रिप्लेस नहीं किया है, ठीक है, सारे टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये एक्सट्रीम सेंटेंस है। देखिए, जब सेंटेंस में आपको ऑल, नन ऐसे वर्ड मिले तो वहां रुकिए, थोड़ा सोचिए, ठीक है। तो जीएसटी हैज रिप्लेस्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया, द आंसर इज नो। क्यों? मान लेते हैं स्टाम्प ड्यूटी है, कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आप कोई जमीन खरीदेंगे उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो खत्म तो नहीं हुआ है, वो जीएसटी में मर्ज तो नहीं हुआ है, ठीक है। पेट्रोल डीजल है, उन पे भी लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे और भी हैं, ज्यादातर को जीएसटी में सब्स्यूम कर लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपको कहा स्टाम्प ड्यूटी, तो वो जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, तो उस लिहाज से ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट मींस वन ओनली इज द करेक्ट, तो ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं, फिर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल, इकोनॉमी का आखिरी सवाल, व्हाट डज रेपो रेट रेफर्स टू, ठीक है। तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात, पहला पढ़ लेते हैं, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है, कितने? शॉर्ट टर्म लोन, बहुत कम अवधि के लिए, हफ्ते 15 दिन के लिए, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। रेपो रेट का मतलब होता है कि द रेट एट विच, यानी सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जिस दर पे आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स उनको लोन देती है, कितने समय के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत लघु अवधि के लिए, तो ऐसे रेट को कहते हैं रेपो रेट। अब इसके विपरीत कभी कभी आरबीआई कमर्शियल बैंक से भी लोन लेती है, तो उसको रिवर्स कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, रेपो रेट यानी जब आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं तो उस रेट को कहते हैं, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। लेकिन उसके विपरीत जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब ज्योग्राफी से सवाल देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मॉनसून रेन्स आर ओरोग्राफिक इन नेचर इन वेस्टर्न घाट्स, बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय है ही नहीं इसमें। सेकंड, चेरापूंजी रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया ड्यू टू ओरोग्राफिक इफेक्ट, यस। तो ये बात भी आपको पता होगी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंजी में, और इसकी वजह क्या है, तो ओरोग्राफिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए, आप सबको पता होगा कि हिमालय, तो हिमालय की वजह से मानसून की वर्षा भारत में हो पाती है, क्यों? क्योंकि एक बैरियर
दीवार की तरह काम करता है। तो ये ओरोग्राफिक इफेक्ट है। ठीक वैसे ही वेस्टर्न घाट हो चाहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, खास करके जैसे चेरापूंजी, तो यहाँ पे ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से मानसूनी वर्षा होती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है चेरापूंजी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। डेक्कन प्लेट्यू इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ, तो दक्कन का पठार आपने नाम सुना होगा, ये मुख्यतः किससे बना है? सेडिमेंट्री रॉक्स? नहीं। मेटामॉर्फिक रॉक्स? नहीं। इग्नियस रॉक्स? बसाल्ट? यस। तो देखिए, जितने भी पठार होते हैं वो इग्नियस रॉक्स, ठीक है, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दक्कन का पठार मुख्यतः किससे बना है? आग्नेय चट्टानों से, बेसाल्टिक रॉक्स। ठीक, अब आगे फिर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट? कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको 1 सेकंड लगेगा। इसका सीधा जवाब है कांडला। और कांडला कहाँ है? गुजरात। ठीक है, अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इक्वेटर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। देखिए कैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। आपने क्या पढ़ा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मिडिल ऑफ इंडिया, ना कि इक्वेटर। एग्जाम प्रेशर में, हड़बड़ाहट में आपने इसे टिक कर दिया, खत्म। तो ये सवाल तो गलत है, क्योंकि अगर आपने जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ा है तो इंडिया कहां से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री से, और इक्वेटर का मतलब हुआ 0 डिग्री। ठीक है, तो ये भी अप्लाई करके भी आप इस स्टेटमेंट को गलत कर सकते थे। और दूसरी बात कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और मैंने पिछले लेक्चर में आपको 8 राज्यों के नाम बताए हैं। आप कमेंट बॉक्स में उन 8 राज्यों के नाम जरूर बताइए। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो काफी ये सही है। अब चलते हैं ऑप्शन बी, ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट ज्योग्राफी का आखिरी सवाल ये कह रहा है, विच सॉइल इज द बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम जो मृदा है, सबसे उत्तम मिट्टी है, वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल? नहीं। ब्लैक सॉइल? यस। अब ब्लैक सॉइल में कॉटन यानी कपास की खेती क्यों होती है? तो इसके पीछे की वजह है मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी। ठीक है, यानी इसमें जल धारण की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। काली मिट्टी, इसे रेगुड सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कपास की खेती के लिए यह मिट्टी, यह मृदा उत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी, और ऑल्सो नोन एज रेगुड सॉइल। अब आखिरी 5 सवाल साइंस से, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? कौन सा संचारी रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से सब में फैलता है, जैसे कोविड हाईली कम्युनिकेबल था। ठीक है, तो डायबिटीज? नहीं। हाइपरटेंशन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं? नहीं। ट्यूबरक्लोसिस, शॉर्ट में जिसे हम टीबी, क्षय रोग कहते हैं? तो बिल्कुल। ठीक है, तो क्षय रोग जो है वो यानी टीबी इज कम्युनिकेबल डिजीज। आर्थराइटिस भी नहीं, ये तो घुटनों की बीमारी है, दूसरों तक फैल ही नहीं सकता। तो सीधा जवाब है इसका उत्तर है क्षय रोग। अब मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि क्षय रोग किसके कारण होता है?
ठीक है, टीबी रोग किसके कारण होता है? आप कमेंट में जरूर अपना जवाब लिखिए। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है मेनली। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, सही बात है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो वैश्विक उष्णन या वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वरना इस मई जून के महीने में पारा 42 से 45 पहुंचता नहीं, खास करके उत्तर भारत में। ठीक है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो गो फॉर ऑप्शन सी। फिर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन। ठीक है, तो अगर आपके घर में या आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इंसुलिन ये क्या करता है, बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। ठीक, तो ब्लड शुगर को मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन जरूरी है। और इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? पहला लिवर, पैनक्रियास, किडनी, थायराइड। इसका सही जवाब है पैनक्रियास। अगर किसी व्यक्ति का पैनक्रियास खराब हो जाए तो उसके बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन पे इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, और जिस वजह से उस व्यक्ति को डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह की बीमारी हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी। तो हमारे शरीर में इंसुलिन का स्राव, ठीक, किसके द्वारा होता है? तो अग्नाशय, पैनक्रियास द्वारा। ठीक, नेक्स्ट फिर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल, फिजिक्स का सवाल है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ध्वनि को संचार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कोई भी हो सकता है, ठोस, तरल या गैस, कुछ भी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए क्या है, अंतरिक्ष में या चांद पर या दूसरे ग्रह में जहां वायुमंडल नहीं है तो हम ध्वनि नहीं सुन सकते। ठीक है, इसका सीधा सा, क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं, वैक्यूम में। लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। ठीक है, फार 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 फास्टर देन साउंड। ठीक है, कितना? तो लगभग हम जानते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और धरती पे इतनी तेज गति से शायद ही कोई, इतनी तीव्र गति से तो कुछ भी ट्रेवल नहीं करती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आखिरी सवाल देख लेते हैं आज का, फिर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसीज। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो दो तरह के होते हैं, एक डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, या और रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी में क्या है? पहला, टू फाइट इन्फेक्शन। नहीं, ये मेनली तो डब्ल्यूबीसी द्वारा होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स द्वारा। टू कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। तो रेड ब्लड सेल आरबीसी क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं आरबीसी। ठीक है, टू क्लॉट ब्लड, ये किसका काम है? ये प्लेटलेट्स का। टू प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है, आपको पता है। तो इसका सही जवाब क्या है? द फंक्शन ऑफ, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले जाना पूरे शरीर में। ठीक है, तो आज फिर से हमने 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखा। इस सीरीज को जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।